हेलो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे CTET 2023 की CDP। ये अपनी पहली क्लास रहेगी। कंटिन्यू आपको आज से रेगुलरली शाम को 9 बजे पूरी CDP करवाई जाएगी और 2 बजे दोपहर में आपकी पेडागोजी की क्लास आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे CDP। ये अपनी पहली क्लास है, शाम को 9 बजे इसी वक्त रेगुलरली। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, PPT मिल जाएगी। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो अपने नोट्स बना लें। जो PDF से पढ़ना चाहते हैं उनको टेलीग्राम में PDF और PPT प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप उनसे भी पढ़ सको। आज पहली क्लास होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हम पढ़ेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है। बाल विकास में वृद्धि और विकास आते हैं। पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अपन जिक्र कर लें। 30 नंबर की CDP आएगी जिसमें आपके 3 पार्ट है। पहला है 5 नंबर का, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा है आपका 15 नंबर का, उसमें आपसे पूछा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो 15 नंबर का रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। बाद में बचता है पेडागोजी। 10 नंबर की आपकी पेडागोजी है, मतलब शिक्षा शास्त्र। 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र होगा। 15 की आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, समावेशी शिक्षा। 5 नंबर का आपका बाल विकास होगा, जिसमें 2-3 टॉपिक हैं, जैसे बाल विकास हुआ, वृद्धि और विकास, अधिगम, अर्जन। वो कुछ एक टॉपिक पेडागोजी में आ जाएंगे, कुछ एक इसमें आएंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बच्चे का विकास कैसे होता है? मतलब ये बच्चा है, पहले छोटा था, बाद में बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? पहले छोटा होगा, पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होकर चलेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होगा, उनके बारे में अपन बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो बने रहिए। सिलेबस आप सभी को पता ही है, नहीं पता है तो आपको PDF में लास्ट में बता देंगे। फिर पहले अपना टॉपिक सिलेबस में बुद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, सॉरी, वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होता है। दोनों वैसे एक ही है, वैसे दोनों अलग अलग है। एक कैसे है, अलग अलग कैसे है, उनके बारे में जानते हैं। वृद्धि होती है, वैसे अगर अपन दोनों को एक साथ जानना चाहिए ना, बुद्धि और विकास को अगर एक साथ परिभाषित करना चाहिए तो दोनों को अपन एक शब्द से परिभाषित कर सकते हैं, वो है परिवर्तन। अगर वृद्धि होगी तो भी परिवर्तन होगा, अगर विकास होगा तो भी परिवर्तन होगा। बिना परिवर्तन के नहीं वृद्धि होगी, नहीं विकास होगा। तो दोनों को एक साथ परिभाषित करेंगे तो परिवर्तन शब्द के साथ अपन परिभाषित कर सकते हैं कि मानव शरीर में होने वाला परिवर्तन वृद्धि और विकास के नाम से जाना जाता है। वैसे वृद्धि अलग है, विकास अलग है। विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। विकास एक संपूर्ण इकाई है, बल्कि वृद्धि इसका एक छोटा सा भाग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास अब अपन शुरू करते हैं यहां से अपनी क्लास। एक मिनट। वृद्धि का अर्थ बालकों में होने वाले वो शारीरिक परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं। शारीरिक वृद्धि में सिर्फ आपके फिजिकली चेंजमेंट आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं। बालकों में होने वाले वो शारीरिक परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे मतलब आपकी लंबाई होगी, भार हो गया, मोटाई होगी, आपका आकार, साइज, शेप, जो भी आप में परिवर्तन होते हैं वो सारे वृद्धि मापते हैं, जिनको अपन एक आंकड़ा दे सकते हैं। संख्यात्मक किसी भी चीज को दर्शाया जाता है मानव शरीर में, वो सारे के सारे वृद्धि में आ जाए। जैसे आपकी हाइट है वो 6 फीट है, इसमें एक संख्या आ गई 6 फीट हाइट है, 50 किलो आपका वजन है, आकार आपका
कैसा है, पहले कितने बड़े थे, आज आपकी हाइट कितनी है। जैसे 5 साल का बच्चा होता है, ये 5 साल का बच्चा है, इसकी हाइट होती है मान लो 2 फीट, मान लो आप 2 फीट है। 10 साल का हो जाएगा, उसमें लंबाई और बढ़ेगी, फिर वो 15 का हो जाएगा और बढ़ेगी, फिर वो 20 का हो जाएगा और बढ़ेगी। परिपक्वता तक, आपकी मेच्योरिटी तक आपकी वृद्धि होती रहती है। तो अपन इसे एक परिभाषा के रूप में देखें तो वृद्धि का अर्थ बालकों में होने वाले वो शारीरिक परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास। छोटा बच्चा होता है, उसका छोटा हाथ होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है तो उसका हाथ का आकार भी बढ़ता है, अंगुली का आकार बढ़ता है, आपकी आंखों का आकार बढ़ता है, आपका शरीर का आकार बढ़ता है, आपके पैर भी बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, यहाँ तक कि शरीर का हर एक अंग बढ़ता है। वो सारा का सारा वृद्धि में इंक्लूड हो जाएगा। तो उसे वृद्धि कहते हैं हम, शारीरिक परिवर्तन शरीर में होने वाले जिसे हम माप सकते हैं और स्वतंत्र आंखों से उन्हें देख सकते हैं, वो सारे के सारे वृद्धि में आएंगे। आगे अब एक एक शब्द की अच्छे से समझते हुए आगे चलेंगे। शारीरिक अंगों एवं संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। शारीरिक अंगों, शरीर के जितने अंग, हाथ, आंख, पैर, नाक, होठ, कान, नाखून, दांत, उन सब की बढ़ोतरी होती है। संपूर्ण जीव मतलब पूरे मानव शरीर की बढ़ोतरी होती है, जिसे हम माप सकते हैं, उसे देखा जा सकता है, उसे एक मात्रात्मक रूप में अपन बता सकते हैं कि पहले इसकी 4 फुट हाइट थी, 2 साल बाद उसकी 4.5 फुट हाइट होगी, फिर उसकी 5 फुट हाइट होगी, फिर उसकी 5.5 फुट हाइट होगी, फिर उसकी 6 फुट हाइट आएगी। जैसे हम मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं, वो सारा का सारा वृद्धि में आएगा। जैसे एक बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, उसका 6 किलो वजन है, 12 महीने के बाद उसका वजन और बढ़ जाएगा, 1.5 साल का होगा वजन और बढ़ जाएगा, 2 साल का होगा वजन है। जैसे जैसे अपनी वृद्धि होती जाएगी मानव शरीर की, जैसे बच्चों की, बालकों की, वैसे वैसे उनके मात्रात्मक मतलब उसके लंबाई भी बढ़ेगी, उसका आकार भी बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा, उसका शेप भी बढ़ेगा, जिसे हम माप लेंगे कि वजन पहले था 10 किलो, 2 साल बाद हो गया 120 किलो, फिर हो गया 150 किलो। एक कोई बच्चा है 2 साल का, उसका पहले वजन था 20 किलो, 3 साल का होते ही उसका 25 किलो हो गया। तो जैसे जैसे ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बोलते हैं इनको मात्रात्मक, जिसे एक मात्रा के रूप में माप के गणित की मात्रा के रूप में। उदाहरण के लिए देखते हैं, लंबाई, ऊंचाई, वजन, आकार, फेस साइज जो भी आएंगे वो सारे वृद्धि में आएंगे। अब हम चलते हैं आगे। शरीर में होने वाले रचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। शरीर में होने वाले रचनात्मक और मात्रात्मक आपको अभी बताया गया। मात्रात्मक मात्रा में होने वाले परिवर्तन की पहले 4 साल का 4 फुट हाइट थी, बाद में 4.5 फुट हाइट होगी, मात्रा में परिवर्तन हो गया। रचनात्मक होता है, रचना होता है किसी चीज की रचना, मतलब ये बच्चा है 2 साल, ये कोई मानव शरीर मान लो, उसकी रचना थी पहले इतनी बड़ी, 2 साल उसकी रचना इतनी बड़ी होगी, 3 साल बाद उसका शेप ये हो गया, 4 साल बाद शेप ये हो गया। तो इसकी रचना में जो परिवर्तन होता है, इसके आकार में जो परिवर्तन आता है, इसके साइज और शेप में जो परिवर्तन आता है, वो सारी वृद्धि कहलाते हैं। शरीर में होने वाले रचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि की विशेषताएं, और वृद्धि की विशेषताएं क्या होती है? वृद्धि तो जान लिया अपनी कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि की विशेषताएं क्या होती है उनके बारे में जानते हैं। वृद्धि में भारी पक्ष शामिल होता है। भारी पक्ष मतलब ये नहीं अपने अंदरूनी अंगों की भी वृद्धि होती है पर उनमें शामिल नहीं किए जाते हो, उनको विकास में शामिल करेंगे। पूरा शरीर का डेवलप हो रहा है, वो पूरा विकास हो रहा है। भारी पक्ष मतलब जो आप स्वतंत्र आंखों से देख सकते हो वही वृद्धि में शामिल होते हैं। जैसे अपनी लंबाई होगी, वजन हो गया, आकार हो गया, पहले बच्चे का मुंह छोटा होता है, बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मुंह भी साइज बढ़ती है, उसके हाथ की साइज बढ़ती है, उनके पैरों की साइज बढ़ती है। तो वृद्धि में भारी पक्ष शामिल होता है। वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। अपने पूरे शरीर का विकास हो रहा है, अंदरूनी भी हो रहा है और बाह्य भी हो रहा है। जो बाह्य हो रहा है उसे वृद्धि कहते हैं, अंदरूनी हो रहा है और बाह्य, और उनको दोनों को मिलाकर देखें तो होता है विकास। ये अपना ये विकास है, ठीक है। इसके अंदर ये वृद्धि है, 1 नंबर वृद्धि है और 1 नंबर प्लस 2 नंबर, ये दोनों विकास में आते हैं। 1 नंबर भी विकास है, 2 नंबर भी विकास है।
जिनको हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं, माप सकते हैं, उनका परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आ जाएंगे सारे वृद्धि में। और जिनको अपन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से मिला लें तो वो आ जाएगा विकास में। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। वृद्धि का मापन आप सही से कर सकते हैं। जैसे हाइट मापना हुआ तो आपको एक्चुअल माप सकते हैं कि 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, एक्चुअल माप सकते हैं। मगर विकास का माप आप सही से नहीं कर सकते। उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मैच्योर हो गया, कितनी समझ बढ़ गई है, उसमें सिर्फ आप अनुमान लगाएंगे। तो विकास का सही से आप मापन नहीं कर सकते, बल्कि वृद्धि का सही से मापन किया जा सकता है। वृद्धि जीवन पर्यंत न होकर निश्चित आयु तक होती है, मतलब परिपक्वता तक होती है। ऐसे नहीं जिंदगी भर आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, जब तक आप जिंदा हो बढ़ते रहोगे, आसमान को छू लोगे। लिमिटेड एज होती है 18, 21, 22, 25 लास्ट, तब तक आपकी शारीरिक अंगों में, आपकी हाइट में, आपकी आंखों के साइज में, कान में, नाक में, तब तक वो वृद्धि बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप कान बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते, तो वो लिमिटेड परिपक्वता, जब तक आप मेच्योरिटी गेन नहीं कर लेते तब तक आपकी वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर जब तक जिंदा हो तब तक आपकी वृद्धि होती रहेगी, जिंदा हो तब तक आपका विकास होता रहेगा, ये सच है। पर यह सच नहीं है कि आप जिंदा हो तब तक आपकी वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि मूर्त होती है, जिन्हें हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो उसे स्वतंत्र आंखों से हम देख सकते हैं, वो मूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है जिसे हम देख सकें, छू सकें, वो होता है मूर्त, जिसे हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। ये हो गई वृद्धि की परिभाषाएं। और वृद्धि को अगर हम देखें तो मात्रात्मक रूप से चेंजमेंट और आकार, साइज, शेप में जो परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि में इंक्लूड किया जाता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर पूछा जाए कि संरचनात्मक परिवर्तन किस में इंक्लूड किया जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन आपके वृद्धि में इंक्लूड किए जाएंगे। गुणात्मक परिवर्तन आपके विकास में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि आपकी संरचना में आपके चेंजमेंट आ रहा है, आपके आकार, साइज, शेप में परिवर्तन आ रहा है। तो संरचनात्मक परिवर्तन आपके वृद्धि में होंगे, गुणात्मक परिवर्तन आपके विकास में होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वृद्धि के उदाहरण, अपने वृद्धि होती क्या है वो देखा, वृद्धि की विशेषताएं देखी। अब देखते हैं वृद्धि के उदाहरण। 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो होना, या यहाँ पे आ सकता है 5 वर्ष के बालक का वजन 10 किलो होना। उदाहरण कोई भी आ सकता है, संख्या कोई भी आ सकती है, मगर जिसको हम माप सके, 10 वर्ष का बालक है, उसको अपने मापन किया कि उसका वजन कितना है, 10 किलो है। 5 वर्ष का बालक है 10 किलो है, 10 वर्ष का बालक है 25 किलो है। तो हम एक मात्रात्मक रूप से माप रहे हैं कि वो, हाँ एक्चुअल में इसका इतना वजन है, आप अनुमान नहीं लगा रहे, उसका अपन सही तरीके से मापन कर सकते हैं। जैसे अपने देखा था ना अभी ऊपर, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। तो वही है, 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो होना या 5 वर्ष के बालक का वजन 10 किलो होना, संख्या बदल सकती है। मीन्स एग्जाम्पल ऐसे होते हैं वृद्धि के, 6 माह के बालक के दूध के दांत आना, 6 माह का बालक के दूध के दांत आना, दूध के दांत आ रहे, दांतों को अपन माप सकते हैं, तो वो भी वृद्धि में इंक्लूड हो जाएंगे। 13 वर्ष के बालक के मुंह पर दाढ़ी मूंछ का आना, वृद्धि हो रही है तो अपने शारीरिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं। तो दाढ़ी मूंछ आती है तो उन्हें भी हम देख सकते हैं, वो भी अपने वृद्धि में इंक्लूड होगी। अब आते हैं विकास पे, डेवलपमेंट। विकास क्या होता है, अभी पढ़ा आपने वृद्धि क्या होती है, वृद्धि की विशेषताएं, वृद्धि के उदाहरण। अब पढ़ते हैं अपन विकास मीन्स डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बढ़ता रहता है। मतलब विकास होता है वो जन्म से नहीं, जन्म से पहले से ही, गर्भ से कब्र तक जाता है। जैसे ही बच्चा मां के पेट में जाता है, जैसे युग्मन मिलते हैं, जैसे एक भ्रूण बनता है, तब से एक बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। और जब तक वो जिंदा है, चाहे वो किसी भी स्थिति में, वो कहीं ना किसी प्रकार से विकास कर रहा होता है, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, किसी न किसी तरीके से विकास कर रहा होता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बढ़ता रहता है, एक परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मतलब संरचनात्मक परिवर्तन, बी पॉजिटिव, अच्छे परिवर्तन होते रहते हैं।
उसका सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। विकास में कई पक्ष आते हैं, बल्कि वृद्धि में सिर्फ एक ही मात्रात्मक पक्ष आता है जिसे हम शारीरिक पक्ष बोल सकते हैं। तो वृद्धि में क्या आता है? विकास से तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों से है। विकास से तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों से है, जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब है विकास से तात्पर्य अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों से है। स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट है 3 फुट, और रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं विकास में। तात्पर्य स्थायी परिवर्तनों से जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है। एक छोटा बच्चा है, पहले उसको हम खाना खिलाते हैं, हम ही उसके कपड़े चेंज करते हैं, हम ही नहलाते हैं, हम ही उसके सुसु टॉयलेट जो भी है उसके प्रिंट साफ करते हैं। जैसे जैसे वो विकास करता जाएगा वो सारे काम खुद ब खुद कर रहा है। पहले वो किसी पे निर्भर होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो आत्मनिर्भर बनता जाएगा। वो खुद नहा लेगा, खुद अपने कपड़े पहन लेगा, खुद अपने छोटे मोटे जो भी अपने काम है वो सारे खुद करने लग जाता है। मतलब आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे डेवलप होगा, चाहे वो कैसा भी हो, शारीरिक होगा तो अपने शरीर से होने वाले सारे काम खुद कर लेगा, अपने संज्ञान से होने वाले काम सारे खुद कर लेगा, और अपने सोशलाइजेशन जैसे जैसे समाज में जाएगा, सामाजिक विकास होगा तो समाज में किस तरीके से रहना है, क्या किसी को अपने से बड़ों को क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, उसका सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो होता है कि निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। पहले तो बच्चा होता है उसे खुद अपन मतलब उसके पेरेंट्स को खाना खिलाना पड़ता है, बाद में वो खुद खाने लग जाता है। इसी प्रकार से है कि जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं वे परिवर्तन जो व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाते हैं वो सारे के सारे विकास में इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं अपन विकास की विशेषताएं। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है। जैसे पीछे बताया आपको कि एक मां के पेट में जैसे ही कोई बच्चा जाता है, भ्रूण बनता है, तो उसी वक्त उसका विकास शुरू हो जाता है। जब तक वो जिंदा है, इस दुनिया में है, तब तक उसका किसी न किसी तरीके से उसका विकास होता रहेगा, चाहे वो किस भी वे में हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है, जबकि बुद्धि की प्रक्रिया है, नहीं सॉरी, वृद्धि की प्रक्रिया है, वो चलती है अपने परिपक्वता तक। जब तक हम मेच्योरिटी गेन नहीं करें तब तक वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहेगी, और विकास की प्रक्रिया है मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसमें कोई न कोई विकास होता रहेगा। विकास में निम्न पक्षों को शामिल किया जाता है, जबकि वृद्धि में एक शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। उसमें उसके शरीर में और शारीरिक फिजिकली जो भी चेंजमेंट आता है वो सारे के सारे वृद्धि में किए जाते हैं। विकास में कई प्रकार के शारीरिक पक्ष, उसके शरीर के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट, मानसिक रूप से कितना अच्छा हुआ, पहले से कितनी समझ बढ़ी, पहले से कितना किसी चीज को समझने लगा, पहले से ज्यादा कितना समझने लगा कि किसको क्या बोलना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना। संज्ञानात्मक में जैसे भाषा विकास हो गया, आपका भाषा विकास हो गया, किसी को समझ से तर्क, विचार, विमर्श, सारे के सारे संज्ञानात्मक विकास में आएंगे। संवेगात्मक विकास, सुख दुख की, सुख है कि आज कोई पार्टी में गए, वहां पे एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी पार्टी में जाते हुए रोने लग जाता है। क्यों रोने लग जाता है लोगों को देख के? क्योंकि वो संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता उसका, उसे पता नहीं है कि खुशी का माहौल है, यहाँ पे रोना है या हंसना है। जैसे जैसे उसका संवेगात्मक विकास होगा तो वो समझने लग जाएगा कि अब हम खुशी की जगह पे आए हैं तो हमें अच्छे से हंस के रहना है। कहीं पे दुख की जगह पे जाते हैं, किसी की डेथ हो गई, वहां पे कोई जा रहा है, तो वहां पे भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपने सभी ने देखे होंगे, वो खेलते कूदते फिर रहे होते हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की डेथ हो रखी है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्यों? उन्हें क्यों नहीं फर्क पड़ता? कि उनका संवेगात्मक विकास नहीं होता। वो जानते नहीं है कि अब दुख का समय है तो हमें ऐसे रहना है, अब सुख का समय है तो ऐसे रहना है। जैसे जैसे वो विकास करेंगे, उनका संवेगात्मक विकास होगा, वैसे वैसे समझने लग जाएंगे कि यहाँ पे दुख की घड़ी है, यहाँ पे हंसना है, यहाँ पे रोना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किस टाइम कैसा व्यवहार करना है, कहाँ पे क्या बोलना है।
तो सारे सहयोगात्मक विकास। और सामाजिक विकास इस प्रक्रिया में एक पक्ष दूसरे पक्ष का सहयोग करते चला जाता है। सामाजिक विकास मतलब समाज में क्या कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, समाज के बनाए हुए कानून कायदे उनको फॉलो करना, वही सामाजिक विकास में आता है। विकास का निश्चित क्रम व दिशा होती है, प्रोसिमोडिस्टल और सेफलोकेडल। विकास का निश्चित क्रम होता है और दिशा होती है। इसका मतलब क्या है? विकास का निश्चित क्रम होता है, इसका मतलब है कि एक बच्चा है, ये एक बच्चा है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको अपन पहले गोद में लेते हैं। तो एक तो होता है विकास सिर्फ पदोन्मुखी, सिर से पैर की तरफ। सिर पदोन्मुखी विकास का एक दिशा होती है कि विकास सिर से पैर की तरफ जाएगा, केंद्र से बाह्य की तरफ जाएगा। सिर पदोन्मुखी तो पहले एक छोटा बच्चा होता है, समझते हैं अपन उदाहरण से। छोटा बच्चा होता है, पहले वो गर्दन को सामता है, फिर वो अपने धड़ को सामता है, फिर वो अपने कमर को सामता है, फिर वो अपने पैरों पे चलता है। छोटा बच्चा होता है, पहले उसको बोलते ना कि गर्दन के पीछे हाथ रखना, गर्दन लचक जाएगी। फिर वो अपनी गर्दन उठानी सीखेगा, फिर वो अपनी कमर उठानी सीखेगा, फिर वो अपने पैरों से नहीं घुटनों से चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ेगा। ऐसा नहीं है वो सीधा ही खड़ा होकर दौड़ने लग गया, फिर वो घुटनों के बल चलेगा, फिर वो अपनी कमर को संभालेगा, फिर वो अपनी गर्दन को संभालेगा। तो विकास सिर से पैर की तरफ जाता है। तो सिर पदोन्मुखी, तो विकास की एक दिशा निश्चित दिशा होती है सिर पदोन्मुखी, एक मध्य बाह्य, मतलब ये मध्य से बाह्य बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, उसे बोलते हैं मध्य बाह्य। एक कोई छोटा बच्चा होता है, वैसे देखें ना तो सेंटर अपने हार्ट्स को माना जाता है। जो आपका हृदय होता है ना, उसको सेंटर माना जाता है। पहले अपने धड़ को संभालेगा, फिर अपने शोल्डर को संभालेगा, फिर कोहनी को संभालेगा, फिर अपने हाथ को, फिर अंगुलियों को। अपना छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज, उसके पीछे कोई चीज पड़ी है, जैसे ही वो पहले शुरुआत में जब उठाएगा ना, पहली अवस्था में, तो पूरे अपने शरीर को घुमा के पीछे फिर उस वस्तु को उठाएगा। जैसे जैसे उसका विकास हो जाएगा तो एक हाथ से ही आगे देखते देखते वो वस्तु को उठा लेगा, वरना उसे पूरा 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 शरीर घुमा के फिर वो वस्तु उठाता है। तो वो होता है मध्य से बाह्य की तरफ। तो सेंटर से विकास चलता है, वो अपने बाह्य की तरफ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो पहले पूरे शरीर को काम में लेगा, फिर किसी एक अंग को काम में लेने लग जाएगा। मतलब बच्चा है, उसको कोई वस्तु देते हैं, पूरे पैन को ऐसे पकड़ता है। जैसे जैसे वो मेच्योर होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, तो वो सिर्फ 2 उंगली से उस पैन को पकड़ने लग जाता है। तो होता है मध्य से बाह्य की तरफ। विकास का निश्चित क्रम दिशा होती है, ये आपको बता दें। प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये तो सबको ही पता है कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। सबने सुना हो कि नींव मजबूत होनी चाहिए, ऊपर क्या बना रहे हैं वो बाद की बात है। तो बच्चे का शिष्यावस्था में, बाल्यावस्था में जो वातावरण मिला है, जिस माहौल में वो रहा है, वैसे उसी माहौल के अकॉर्डिंग उसकी सारी हॉबी, उसका नेचर, उसका सारा का सारा सिस्टम बदल जाएगा कि वो किस माहौल में रहा है, किन लोगों के साथ रहा है। बचपन बहुत जरूरी है कि अच्छा हो, आगे क्या होगा वो अलग है। आप जिस माहौल में बच्चे को रखोगे, उसी माहौल के अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज कर लेगा। तो यह प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था तक अगर बच्चे को अच्छे लोगों के साथ, अच्छे वातावरण, अच्छी फैमिली, अच्छे समाज में रखा जाए, तो ये काफी हद तक हम कह सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर भी उसका अच्छा ही होगा।
फिर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, किसी बच्चे को कोई भी चीज देते हैं तो जैसे ही उठाता है तो पूरे पूरे अंक को काम में लेता है, धीरे धीरे वो विशिष्ट। सामान्य किसी चीज को पकड़ना, मतलब ये हाईलाइटर है, इसको जैसे वो सामान्य बात है पकड़ना, ये भी मैंने भी पकड़ रखा है, आपको दिया आपने भी पकड़ लिया, मगर जैसे जैसे डेवलप होगा, जैसे जैसे किसी चीज के बारे में बच्चा जानकारी लेगा तो उसे वो एक विशिष्ट तरीके से पकड़ने लग जाएगा। जैसे कुछ बच्चे दो उंगली से पकड़ते हैं, कुछ 3 उंगली से पकड़ते हैं। तो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर है विकास रेखीय और लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। अब ये नहीं है कि विकास रेखीय और लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ऐसे नहीं विकास सीधा ही होगा, नहीं रेखीय होगा, विकास होगा वर्तुलाकार। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो हम नहीं कह सकते कि विकास रेखीय और लंबवत होता है। ऐसा नहीं है कि विकास आज जितना अपने बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में जितना विकास होता है वो किशोरावस्था में नहीं होता। तो विकास कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अगर अपनी मोटाई बढ़ रही होती है तो अपनी हाइट नहीं बढ़ती, अगर अपनी हाइट बढ़ रही होती है तो अपनी लंबाई नहीं बढ़ती। तो विकास रेखीय होता है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आपकी मोटाई नहीं बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि विकास रेखीय और लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। उद्दीपक और अभिप्रेरणा विकास को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, कोई बच्चा 10th क्लास में है, 12th में है, जो भी जिसमें भी है, उसको हम अभिप्रेरित करें कि तू 90% मार्क्स लेके आएगा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन करें कि तू 90% मार्क्स लेके आएगा तो तेरे को आगे जॉब मिल जाएगी, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धिगड़ा हो जाएगा, उसको उसके फायदे बताएं। तो उसको हम अभिप्रेरित कर रहे हैं तो ज्यादा पढ़ेगा, उसका विकास हो रहा है, मानसिक विकास होगा, वो समझेगा, वो अधिगम ज्यादा करेगा। और उद्दीपक अगर बोल दें कि तू 90% मार्क्स लेके आएगा तो तेरे को आईफोन देंगे, गाड़ी देंगे, तो वो उद्दीपक दे रहे हैं, उसको अपन कोई चीज दे रहे हैं, उसके बदले में वो ज्यादा पढ़ने की लालसा करेगा। तो उद्दीपक और वसानुक्रम विकास को बढ़ावा देते हैं। वसानुक्रम और वातावरण इक्वल विकास। इसका मतलब है कि जिस बच्चे के माता पिता से उसको विरासत मिले, गुण दोष जो भी विशेषताएं उनके माता पिता से मिली है वो, और जिस वातावरण में वो रह रहा है, दोनों आपस में अंतः क्रिया करके बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित करते हैं कि उसका किस तरह का विकास होगा। बच्चे के माता पिता हैं कैसे हैं, उनका लोगों के साथ बिहेव कैसा है, क्योंकि बच्चा तो अपने आसपास से देख के ही सीखता है माता पिता किसके साथ क्या बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आय की रिस्पेक्ट करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से बच्चा सीखता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम होता है आपको माता पिता, वो अपने दादा दादी, नाना नानी से विरासत में मिले जो भी गुण दोष होते हैं, उसको वंशानुक्रम। वातावरण होता है जिस माहौल में वो रह रहा है। वंशानुक्रम वातावरण अंतः क्रिया करके विकास का निर्धारित करते हैं कि विकास कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, आने वाला फ्यूचर इसका कैसा होगा। तो हम कह सकते हैं वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रिया को विकास कहते हैं। विकास अधिगम की तरह चेतन मन से परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम क्या होता है, पहले अधिगम के बारे में चर्चा करते हैं। अधिगम होता है अपने एफर्ट लगा के चेतन मन से अपन किसी चीज, अपन मतलब हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी अपन अधिगम कर रहे हैं, उसका अर्जन नहीं कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। किसी चीज को स्पेशली सीखना, उसके एफर्ट लगा के सीखना, उसके बारे में चेतन मन से सीखते हैं। उसी तरह से विकास होता है। विकास अपना तभी होगा जब हम किसी चीज को मतलब अपन किसी चीज को लालसा होती है जानने की, तभी अपन अधिगम करते हैं। उसी तरह के विकास अधिगम की तरह चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि विकास व्यक्तिगत होता है या नहीं होता। तो विकास व्यक्तिगत रूप से होता है क्योंकि कोई बच्चा 7 महीने का चलने लग जाता है, कोई 9 महीने का चलता है, कोई 10 महीने का चलता है। अगर व्यक्तिगत नहीं होता तो सारे बच्चे एक टाइम में चलते। 6 महीने का चलने लग जाता है, 7 महीने के बच्चे चलने लग जाते हैं, 8 महीने के चलने लग जाते हैं, कई 12 महीने के भी नहीं चलते, कई 16 महीने के भी नहीं चलते। तो इसका मतलब है कि विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। अलग अलग, मेरे में विकास अलग से होगा, आप में विकास अलग से होगा, किसी में विकास अलग से। ये तो नहीं है कि सभी की हाइट सेम है, सभी कोई जल्दी मैच्योर हो गया। बोलते नहीं तेरे में बड़ी जल्दी मैच्योरिटी आई यार, तेरे में तू बड़ा जल्दी मैच्योर हो गया, तू बड़ा समझने लग गया, समझदार हो गया। तो वो यही होता है कि कोई पहले
किसी का विकास पहले हो जाता है, किसी का विकास धीरे होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का कम होता है, वही है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। विकास मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल होते हैं। वर्दी में अपन देखा था कि वर्दी में सिर्फ बाह्य पक्ष मतलब शारीरिक परिवर्तन शामिल किए जाते हैं, जबकि विकास में आंतरिक और बाह्य दोनों शामिल किए जाते हैं। विकास मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आंतरिक और बाह्य दोनों पक्ष को शामिल किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको समझा दें। विकास आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। आंतरिक अंदरूनी शरीर के अंदरूनी अंगों का विकास होता है। बाह्य अपनी हाइट बढ़ रही है, अपनी नाइक साइज सभी का शेप बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा बाह्य। जिन्हें हम देख सकते हैं स्वतंत्र आंख से वो तो बाह्य हो जाएंगे। जिन्हें हम देख नहीं सकते मगर बढ़ तो रहे हैं, वो अंदरूनी अंग बढ़ रहे हैं, तभी तो बाहर का शरीर बढ़ रहा है। तो विकास आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। अब थोड़ा सा इस एक्स्ट्रा पॉइंट है वो जान लेते हैं हम कि बीमारी और थकावट के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होंगे। अगर कोई बीमारी हो गई, पैरालाइज हो गया, तो उसका हाथ काम नहीं कर रहा, तो वो विकास नहीं है, वो किसी बीमारी से हुआ है। वो बीमारी से हुआ है। अगर आपको बुखार हो गई है तो आप में जो चेंजमेंट आए हैं ना, वो विकास नहीं गिने जाएंगे। तो किसी बीमारी और थकावट के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन वो विकास में नहीं गिने। अगर आप थके हुए हो मानसिक रूप से, किसी पे गुस्सा कर रहे हो, पहले तो आप बहुत अच्छे से आप में बोलने की तमीज थी, किसी वजह से आप डिप्रेशन में हो, बीमारी होती है डिप्रेशन की, तो आप डिप्रेशन में हो तो आप किसी से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आपका विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए बोला जाता है कि बीमारी और थकावट के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते। आई होप सभी समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को दुख दर्द परेशानी तकलीफ नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं विकास की विशेषताएं, वर्दी एवं विकास के महत्वपूर्ण तथ्य। पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने विकास के बारे में परिभाषा दिया कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। इसी कारण पेस्टोलॉजी को बाल विकास का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आए कि बाल विकास का जनक किसे माना जाता है, तो अपन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं पेस्टोलॉजी। और बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था, और बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी इसी कारण माना जाता है कि उन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का जनक माना जाता है। बाल अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। और बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन है? पेस्टोलॉजी। बाल अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टैनली हॉल को दिया जाता है। परंतु प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाल अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने का श्रेय स्टैनली हॉल को जाता है, मगर प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक, प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? वो है वुडवर्थ। और बाल विकास में किसने प्रयोग किया? स्टैनली हॉल ने प्रयोग किया है। हरलॉक, ये दो तीन और इंपॉर्टेंट। हरलॉक ने परिभाषा दी है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन धारणाएं विकसित होती हैं। इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये बोल रहे हैं कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं, ये नहीं कि आपके सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही होंगे, आप में सामाजिक परिवर्तन ही होगा, सामाजिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, और आपका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, आपके संवेगात्मक विकास भी होंगे। वृद्धि में तो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आपके फिजिकल चेंजमेंट होते हैं, बल्कि विकास में आपके हर तरह से विकास होता है, जैसे सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, नैतिक हो गया। इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रौढ़ावस्था अवस्थाएं होती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसमें है कि प्रौढ़ावस्था के लक्षण की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
आप शिशुअवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वृद्धावस्था की तरफ प्रगतिशील जो आपका क्रम है वो सारा विकास में इंक्लूड किया जाता है। प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब होता है आप बढ़ते रहोगे आगे, ठीक है। प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन धारणाएं विकसित होती है। नवीन विशेषताएं, एक बच्चा है 15 साल का, उसमें पहले बोलने का लहजा अलग था, जब वो 20 साल का हो गया तब उसको बोलने का लहजा अलग बदल गया, जब वो 25 साल का हो गया तो उसके बोलने का लहजा अलग बदल गया। तो वो नई उसकी विशेषताएं, जैसे जैसे उसका विकास होगा उसकी विशेषताएं बदल दी जाएंगी। फिर है जे.एस. ब्रूनर, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। जैसे 5 साल का बालक है तभी हम उसे सिखाना चाहिए, कुछ भी सिखा सकते हैं। 15 का है तभी हम उसे अगर सिखाना चाहें तो कुछ भी सिखा सकते हैं। 20 साल का हो जाए तब भी हम उसे कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इन्होंने बोला है विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जाता है। अवस्थाएं कई होती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किसी भी अवस्था में अपन बालक को कुछ भी सिखा सकते हैं। मुद्रा एक, विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बालक के गुणों व अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें बालक के गुणों की अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। कि बालक पहले उसके विकास में सारे पक्ष आ जाते हैं, उसे गुणात्मक बोलते हैं, वृद्धि में आते हैं अपने वो मात्रात्मक। तो उसके गुणों में जो वृद्धि होती जाती है, उसके सामाजिक गुण, नैतिक गुण, संवेगात्मक गुण, उनमें जो वृद्धि होती जाती है उसे हम विकास कहते हैं। ये मुनेरो ने कहा है। अब हम आगे चलते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास अपने अच्छे से पढ़ लीजिए। अब पढ़ते हैं विकास और वृद्धि और विकास में। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन जैसे आपकी हाइट, वजन, उन सब में जो चेंजमेंट आते हैं वो सारे आते हैं शारीरिक परिवर्तन। विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, नैतिक भी होता है। विकास के कई चरण हैं, चरण भी है, इसके कई आयाम भी है, पक्ष भी है। तो उसमें आ जाएंगे। विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। आपके जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपके व्यवहार में, आप किसी के बात करने में, किसी से कम्युनिकेशन करने में आपके चेंजमेंट आता जाएगा। बच्चा होता है वो किसी से आप बोलता है तो गुस्सा भी करता है, प्यार से भी बोलता है। मगर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे उसके बोलने की लहजा, उसका व्यवहार सब कुछ चेंज हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है मतलब लंबाई इसको माप सकते हैं। 6 फीट है, वजन 60 किलो है, तो हम इसे माप सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है, उसे हम माप नहीं सकते, उसे सिर्फ अपन अनुमान लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि विकास कितना हुआ, पहले से कितना समझदार हो गया, पहले से कितनी समझ बढ़ी है। ऐसे तो नहीं देख सकते ना कि 25% समझदार हो गया, 50% समझदार हो गया, 100% समझदार हो गया। तो उसे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, तो उसे गुणात्मक होता है। और वृद्धि मात्रात्मक, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि निश्चित समय, जब तक आप मेच्योरिटी गेन नहीं करो, जब तक आप परिपक्वता तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी वृद्धि होती रहेगी। आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, आपका आकार, साइज, शेप बढ़ता रहेगा, आपकी आंखें, आपका नाक, कान, जो भी शारीरिक है वो सारे बढ़ते रहेंगे। मगर एक उम्र ऐसी आएगी उसके बाद नहीं आपकी हाइट बढ़ेगी, नहीं आपके कान बढ़ेंगे, नहीं आपकी नाक बढ़ेगी। तो तब वृद्धि आके लिमिटेड टाइम के बाद रुक जाती है। विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा बनना शुरू होता है भ्रूण से, जब तक कब्र तक नहीं जाता तब तक उसमें विकास होता है। जब तक वो जिंदा है तब तक विकास होता रहेगा। तो है विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है। कोशिका, एक कोशिका, 2 कोशिका बनती, 2 से 4 बनती, 4 से 6। जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा वैसे अपने शरीर वृद्धि करेगा, अपनी हाइट बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, साइज, शेप सब बढ़ेंगे। तो इसमें है मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है। विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतःक्रिया से होता है। विकास जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, अगर एक बच्चा है उसके आस पड़ोस में, उसके समाज में, उसके घर में अगर गालियां दी जाती है, उसका भाषा का विकास ऐसा होगा कि वो भी आने वाले टाइम में गाली देके गले से बात करेगा। अगर कोई बच्चा है जो एक अच्छे वातावरण में रहा है, अच्छे माहौल में रहा है,
उसकी अच्छी परवरिश हुई है, उस पर ध्यान दिया गया, उसे बताया गया कि बेटा ये गलत है, ये सही है, बड़ों को उनको ये बोलना है, उनको ये बोलना है। तो उसका उस वातावरण में जो भी उसने अर्जन किया है, जो भी उसने देखा है, जो भी उसने सुना है, वो वैसा ही आने वाले टाइम में वैसा ही करेगा। अगर आप बच्चे से गाली दे के बोलते हो तो आने वाले टाइम में हो सके वो भी गाली दे के बोले। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वर्दी विकास का एक भाग है। विकास में कई पक्ष आते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो वर्दी में आ जाएगा अपना शारीरिक विकास। वर्दी में सिर्फ शारीरिक विकास आता है, बल्कि विकास में सारे व्यापक विकास एक व्यापक क्षेत्र होता है कि उसमें सारे पक्ष आते हैं। मानसिक विकास भी आता है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास भी आता है और संवेगात्मक विकास भी आता है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है, वर्दी विकास का ही एक हिस्सा है, क्योंकि शारीरिक विकास है तो सारी वर्दी हो रही है तो शरीर का विकास ही हो रहा है, मगर इसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्दी केवल एक निश्चित भाग या अंग वर्दी केवल एक निश्चित भाग या अंग को दर्शाती है। अगर हाइट नाप रहे हैं तो सिर्फ हम हाइट नाप रहे हैं, ऐसे नहीं कि मेरे गुणों का मापन करें। गुणों का मापन नहीं हो सकता तो विकास में आ जाएंगे। इसका मापन होता है एक्चुअली, उसके लिए एक संख्या यूज में की जा सकती है, वो सारे वर्दी में आ जाएंगे। विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होना होता है। विकास के अंतर्गत शरीर के सारे भागों में परिवर्तन आता है। अपने मानसिक समझ भी बढ़ती है, अपनी सामाजिक समझ भी बढ़ती है, अपनी नैतिक समझ भी बढ़ती है। तो विकास में सारी समझ सारे पूरे संपूर्ण भाग में परिवर्तन आता है, जबकि वर्दी में किसी एक अंग में परिवर्तन आता है। वर्दी का आकलन मात्रात्मक होता है, विकास का आकलन गुणात्मक होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा होता है। गुण बदलते रहते हैं। 15 साल का बच्चा थोड़ा अनमेच्योर होगा, 20 साल का थोड़ा और मेच्योर होगा, 25 का थोड़ा और मेच्योर होगा, 50 का थोड़ा और मेच्योर होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप जैसे जैसे परिपक्व होते जाओगे, जैसे जैसे आप नए नए लोगों से मिलोगे, तो आप में वो परिवर्तन होंगे, आपके गुणों में परिवर्तन होंगे, वो सारे विकास में इंक्लूड किए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। परिपक्वता क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा काफी बार बोला ना, परिपक्व जैसे जैसे परिपक्व होंगे वैसे वैसे विकास होता जाएगा। तो अपन जानते हैं पहले कि परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है। पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जो कि आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, परिपक्वता कहलाती है। पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता। पर्यावरण मतलब जिस वातावरण में आप रह रहे हो उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। जिस दिन आप खुद ब खुद समझने लग जाए, अगर सामने वाला गाली दे रहा है, आप चुपचाप निकल गए तो आप मेच्योर हो चुके हो। अगर सामने वाला गाली दे रहा है और आप उसको सामने से गाली दे रहे हो तो मेच्योरिटी नहीं है। तो ये पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, जो कि आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित होती है। आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित इसलिए होती है कि जैसे माता पिता होंगे, उनसे जो आपको गुण मिले हैं, उनसे जो विचार मिले हैं, उनसे जो समझ मिली है, वो सारी की सारी आनुवंशिकता में आती है। तो वो प्रतिक्रिया करने की क्षमता आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, परिपक्वता कहलाती है। तो माँ बाप से भी जो आपने सीखा है, वो अगर अच्छे माँ बाप है, अच्छे आपको संस्कार दिए हैं, तो आप जल्दी परिपक्व हो जाएगा। अगर संस्कार नहीं मिले तो आप थोड़ी लेट परिपक्व, ठोकर खा के समझदार होंगे, पर समझदार हो जाओगे। फिर है अधिगम। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें बताया गया कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली मतलब अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, मगर आप उस वक्त सीख रहे होते हैं। अगर आपने किसी को रोते हुए दिखा तो आपने उससे पूछा क्यों रो रहा है, वो भूख से रो रहा होगा। आपने सीखा कि गरीबी होती है, वो रुलाती भी है, सब कुछ होता है, दर्द होता है तो वो रुलाता भी है। तो निरंतर चलती है। ऐसा नहीं कि आपने आज सीखा, कल आपकी छुट्टी रही, कल आप कुछ नहीं सीखोगे। बेशक आप ये नहीं किताबों से सीखना होता है, आप रियल लाइफ से भी सीख सकते हो। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम आप हर रोज कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हो, कुछ न कुछ नया करते हो। अगर आप गलती कर रहे हो तो भी आप सीख ही रहे हो, तब भी आप अधिगम कर रहे हो। गलतियों से भी आप सीखते हैं। निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ सीखना। अधिगम का नाम तो सीखना अर्थात तो व्यवहार में परिवर्तन है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, सामने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपने क्या किया, व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। अगर सामने आप गाली दे रहे हो, आपको थप्पड़ मारा है, तो आप
सीखोगे कि गाली देने से गाली देंगे तो अगला थप्पड़ मारेगा, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। आप उसके बाद किसी को गाली नहीं दोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा होता है। अगर आपने किसी को गाली दी, अगले ने आपको थप्पड़ मारा, तभी तो आपको अनुभव हुआ कि हाँ भाई गाली देंगे तो अगला थप्पड़ मारेगा तो फिर आप सीखोगे तो थप्पड़ मारा तो आपने अनुभव तो किया ना कि ये मुझे थप्पड़ क्यों मारा है, आपने उसको करके देखा है, तभी आप आज के बाद गाली देना बंद करोगे। वरना अगर जब तक आप कुछ खुद करके नहीं देखोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो करना जरूरी है। अधिगम हर रोज होता रहता है। अनुभव से जो आप सीखते हो, कुछ एफर्ट लगा के सीखते हो ना, वो अधिगम में आता है। उदाहरण, बच्चे द्वारा गर्म वस्तु को छूना। एक कोई बच्चा है, उसने गर्म वस्तु को छुआ, उसका हाथ जल गया, उसे दर्द हुआ, तो उसे पता तो चला कि ये एक गर्म वस्तु है, इसको आज के बाद नहीं छूएंगे, अगर छूएंगे तो अपना हाथ जल जाएगा। तो उसने अधिगम किया, उसने सीखा, उसने अनुभव किया कि ये गर्म चीज होती है। अगर आग जल रही है, कोई बच्चा उसमें हाथ डाल रहा है, तो कोई भी लाल चीज को देखेगा, वो आग को दोबारा देखा तो उसे याद आएगा उस दिन भी आग के हाथ लगाया था, हाथ जल गया। तो वो अधिगम कर रहा है, वो सीख रहा है, उसने अनुभव किया है, पहले हाथ जला था आग से, तो दोबारा आग के पास वो कभी नहीं जाएगा। अधिगम, परिपक्वता और विकास। अधिगम है, जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाओगे वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा, वैसे वैसे आप अधिगम करते जाओगे, वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा। ये तीनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अधिगम होगा तो आपका विकास होगा तो आप परिपक्व होंगे तो आपका विकास होगा तो आपका अधिगम होगा। विकास के व्यापक आयाम बोल दो, पक्ष बोल दो, प्रकार बोल दो। मोस्टली 4 ही होते हैं। वैसे तो नैतिक भी होता है, पर वो सामाजिक में आ जाएगा। संज्ञानात्मक, मानसिक विकास भी होता है, वो संज्ञानात्मक में आ जाएगा। शारीरिक विकास, शरीर में होने वाले परिवर्तन। संज्ञानात्मक, आपकी सोच, समझ, तर्क, विचार, वो संज्ञानात्मक विकास में। सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, वो सारे आपके सामाजिक विकास में आ जाएंगे। सामूहिक विकास, सुख दुख, प्यार, गुस्सा, नफरत, सारे सामूहिक विकास में आ जाएंगे। ये पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। कल मिलते हैं सीडीपी की दूसरी क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे विकास के चरण और विकास की अवस्थाएं। कल की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए सी यू, ऑल द बेस्ट सभी को। कल मिलते हैं 9 बजे। और कल एक सूचना ये है कि कल दोपहर 2 बजे आपको पेडागोजी की क्लास मिलेगी, हिंदी की पेडागोजी 2 बजे दोपहर में। तो आइए जरूर, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सभी को थैंक यू सो मच।